हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 को करने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए ज़रूर बने रहिएगा अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो केमिस्ट्री का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं केमिस्ट्री का, फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 1 को करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान का पढ़ रहे हैं। तो एक यहाँ प्रश्न उठता है कि रसायन विज्ञान क्या होता है, किसे कहते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या होता है, सबसे पहला प्रश्न है। ठीक है, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि रसायन विज्ञान क्या होता है, क्योंकि हम लोग जब रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए ना कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक, चलिए, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुण और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो काफ़ी है। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान उसमें जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, इसे रसायन विज्ञान कहेंगे। ठीक है, हाँ, इसका शाब्दिक अर्थ वगैरह लिखा हुआ है तो इसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन बनता है कि जो रसायन विज्ञान है इसके जनक कौन है। हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसका फादर कौन है, तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो याद रखिएगा एंथोनी लेवोजियर। एंथोनी लेवोजियर कौन है, रासायनिक विज्ञान का पिता। रासायनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा एंथोनी लेवोजियर। एंथोनी लेवोजियर को रासायनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ, जैसे पदार्थ के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं तो पदार्थ किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा वह सभी वस्तु जो स्थान भी घेरता है और जिसमें कुछ द्रव्यमान यानी वजन होते हैं उसे पदार्थ कहेंगे। ठीक है, वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरता हो और जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। ठीक है, और जिसे हम अपनी पांचों इंद्रियों द्वारा, ठीक है, महसूस कर सकते हैं उसे पदार्थ कहेंगे। ठीक है, तो दुनिया का वही सभी वस्तु जो जगह भी घेरता है और जिसमें कुछ वजन भी होता है ना, उसे पदार्थ कहेंगे। जैसे कॉपी, किताब, कलम, मोबाइल, ये सब क्या है, पदार्थ है, क्योंकि ये सब कुछ जगह भी घेरा है और इसमें कुछ ना कुछ वजन है। हवा का बात करें ना, तो ये हवा जो है ना, ये भी आपका पदार्थ ही होता है। कैसे, तो हवा में भी कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ जगह घेरता है। जैसे आप एक बैलून लीजिए, ठीक है, उसमें हवा भर दीजिए तो वो क्या होगा, कुछ ना कुछ जगह घेरेगा, है ना। और वज़न का तो इसमें पता नहीं चलता है, वज़न का पता तब चलेगा जब आप एक ट्रैक्टर का चक्का लेते हैं। ठीक है, ट्रैक्टर में होता है ना कि ट्यूब होता है, उसमें आप एक खाली ट्यूब उठा करके देखिए और उसमें कुछ हवा भर दीजिए, फिर उसको उठा करके देखिए तो उसमें कुछ ना कुछ वजन आएगा। ठीक है, अर्थात क्या हुआ, हवा भी पदार्थ हो गया। ठीक, तो पदार्थ किसे कहते हैं, तो वह वस्तु जो जगह भी घेरता है और जिसमें कुछ वजन भी होता है वो पदार्थ कहलाता है। तो दुनिया का जितना भी सामान है ना, सबको हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। ठीक है, जैसे कॉपी, किताब, कलम, मोबाइल, है ना, ठीक, ये सब क्या है, पदार्थ हैं। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं कि पदार्थ की अवस्था। ठीक है, पदार्थ की अवस्था कितनी है, तो पदार्थ की याद रखिएगा, पदार्थ का जो है 3 अवस्था है। पदार्थ की कितनी अवस्था है, तो पदार्थ का 3 अवस्था है। क्या क्या, ठोस, द्रव और गैस, ये पदार्थ का मेन 3 अवस्था। ठीक है, वैसे पदार्थ का कुल 5 अवस्था है, जानकारी के लिए बता दें, पदार्थ का कुल 5 अवस्था होता है। ठोस, द्रव, गैस हम लोग जानते हैं, शुरुआत से ही बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठोस, द्रव, गैस। इसके अलावा और 2 अवस्था होता है, एक प्लाज्मा अवस्था होता है और दूसरा बोस-आइंस्टीन कंडेंस अवस्था होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंस अवस्था। तो हमें जो है ना अभी ये दोनों जो मेथड है, ये दोनों अवस्था अभी नहीं पढ़ना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं करेंगे, ये एडवांस लेवल का हो गया। ठीक है, बस जानकारी के लिए आप इतना जान लीजिए कि पदार्थ का मुख्यतः 3 अवस्था होता है, कुल मिलाकर के 5 अवस्था होता है। ठीक है, चलिए ये हमें क्या करना है कि इसके बारे में नहीं पढ़ना है,
ठीक है, इसके बारे में आप दिमाग से हटा दीजिए। फिलहाल आप इतना ही याद रखिए, पदार्थ का जो है ना 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग 9th क्लास में अच्छी तरह से चर्चा कर लिए थे। फिर भी चलो 9th क्लास गए भूल गए, मान लीजिए आप 9th क्लास नहीं करें, दिमाग से हटा दो 9th क्लास। ठीक है, फिलहाल आप इतना जानिए कि पदार्थ का 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। अब देखिए ठोस में क्या होता है, ठोस में क्या होता है, जैसे ये मोबाइल है ना, कठोर है। ठोस में क्या होता है, जिसका आकार और आयतन निश्चित होगा उसे क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। ठीक, और द्रव किसे कहते हैं, जिसका आकार, जिसका आकृति निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, उसे द्रव कहेंगे। और गैस कहेंगे किसे, जिसका आकार और आयतन बिल्कुल कुछ भी निश्चित नहीं होता है, उसे गैस कहेंगे। ठीक, चलिए इसका डिटेल्स में पढ़ते हैं आगे। ठीक, चलिए अब आगे देखिए कि जो पदार्थ है, इसका अगर बात करें हम पदार्थ के प्रकार का, ठीक है, तो शुद्धता के आधार पर पदार्थ का प्रकार। पदार्थ की अगर बात करें तो शुद्धता के आधार पर अगर बात करें, शुद्धता के आधार पर पदार्थ का हम लोग प्रकार पढ़ेंगे आज। देखिए शुद्धता के आधार पर पदार्थ का जो है 2 प्रकार है। शुद्धता के आधार पर पदार्थ का कितने प्रकार, तो 2 प्रकार, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्धता के आधार पर पदार्थ का 2 प्रकार, एक शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। ठीक, चलिए आगे है कि जो शुद्धता है, शुद्धता के आधार पर भी पदार्थ के 2 प्रकार है। शुद्धता के आधार पर पदार्थ के 2 प्रकार, एक तत्व, दूसरा यौगिक। ठीक है, अब आगे अशुद्धता, अशुद्ध पदार्थ का 2 प्रकार होता है। अशुद्ध पदार्थ का एक प्रकार मिश्रण, अशुद्ध पदार्थ का एक प्रकार मिश्रण। और जो मिश्रण है इसका फिर 2 प्रकार आगे है। मिश्रण का फिर 2 प्रकार क्या क्या, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। जो अशुद्ध पदार्थ है उसका एक प्रकार मिश्रण, और मिश्रण का 2 प्रकार, एक हो गया समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। ठीक है, उसी तरह से अब आगे बात करते हैं कि जो शुद्ध पदार्थ होता है उसका तो 2 प्रकार है ही, तत्व और यौगिक। अब देखिए जो यौगिक है ना, अब इससे पहले हम लोग तत्व का बात करते हैं। जो तत्व है, तत्व का 3 प्रकार है, याद रखिएगा। तत्व का 3 प्रकार, धातु, अधातु और उपधातु। तत्व का 3 प्रकार, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, उसी तरह से यौगिक जो है, यौगिक का फिर 2 प्रकार है, सहसंयोजक यौगिक, ठीक है, और आयनिक यौगिक। यौगिक का 2 प्रकार, सहसंयोजक यौगिक और आयनिक यौगिक। ठीक, ये हम लोग क्या पढ़े, शुद्धता के आधार पर पदार्थ के प्रकार। ठीक है, चलिए अब यहाँ एक अगला बात आते हैं तत्व। तत्व किसे कहेंगे, ठीक है, अगला जानकारी के लिए भी हम लोग बेसिक कर रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का भी हम लोग बेसिक कर रहे हैं, अभी चैप्टर नंबर 1 में आए नहीं है। ठीक है, तो हम लोग केमिस्ट्री का जो बेसिक इंट्रो है वो हम लोग कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये तत्व किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, तो तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं। तत्व उन शुद्ध पदार्थ को कहते हैं जो एक ही तरह के क्या होते हैं, परमाणु के बने होते हैं, उसे क्या कहेंगे, तत्व कहते हैं। फिर से एक बार, तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं, तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहा जाता है जो केवल एक ही तरह के परमाणु से बनाते हैं। जो केवल एक ही तरह के परमाणु से बने होंगे उसको क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए जो परमाणु होता है, सबसे पहले ये देखो कि तत्व जो होता है ना, कुल प्रकृति में अभी जो अवेलेबल है 118 तत्व है। कुल मिलाकर के कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं। ठीक है, अब ये जो तत्व बना है ये परमाणु से मिलकर के बना है। जो तत्व होते हैं वो तत्व का निर्माण कैसे होता है, जितने भी तत्व है 118 तत्व, उसका निर्माण कैसे होते हैं, परमाणु से हुआ है तत्व का निर्माण। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट ने पता लगाया कि जो तत्व होते हैं उसका निर्माण ना परमाणु से होते हैं, मतलब छोटे छोटे परमाणु मिलकर के तत्व का निर्माण होता है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर इस पर रिसर्च चला। रिसर्च चलने के बाद ये पता चला कि जो परमाणु होते हैं ना, इसका भी 3 टुकड़ा किया जा सकता है। जो परमाणु होते हैं उसका भी 3 टुकड़ा किया जा सकता है। क्या क्या, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम, इलेक्ट्रॉन जो है ना ये ऋणात्मक होता है इसलिए माइनस में लिखे हैं, और जो प्रोटॉन होता है वो धनात्मक होता है इसलिए इसे प्लस में लिखे हैं। उसके जो न्यूट्रॉन होता है, ये न्यूट्रॉन मतलब प्लस माइनस कोई भी गुण इसमें समझ लो कि नहीं पाया जाता है। ठीक है, जिस तरह से होता है ना, कोई आदमी अगर कोमा में है तो ना तो जीवित है ठीक पूरी तरह से, ना तो मरा हुआ है। ठीक है, उस तरह से ये न्यूट्रॉन है। ठीक, चलिए उसके बाद आगे है प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या। याद रखिएगा, प्रत्येक तत्व का जो परमाणु संख्या होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। प्रत्येक तत्व में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का संख्या और प्रोटॉन का संख्या बराबर होता है। मतलब किसी कोई तत्व है, उस तत्व में अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या 2 है, इसका मतलब
प्रोटॉन का भी संख्या कितना होगा, 2 ही तत्व होगा। अगर किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, ठीक है, किसी तत्व में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है तो उसमें क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या भी 5 होगा। तो जितने भी तत्व हैं प्रत्येक तत्व में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का संख्या और प्रोटॉन का संख्या क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समझिएगा इसको, ये क्या है, एक नाभिकीय है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना एक परमाणु है, तो ये एक परमाणु है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये प्रोटॉन होता है ऊपर में, ठीक है, ये प्रोटॉन होता है और ये न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और ये जो है ना ये नाभिक है। ठीक है, ये नाभिक है और ये क्या है, परमाणु है। ये क्या है, परमाणु है, और ये क्या है, सबका एक कक्षा बना हुआ है। इस तरह का क्या है, एक कक्षा बना हुआ है। ठीक है, ये कक्षा यानी कि रास्ता बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर बनाता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नाभिक के चारों ओर चक्कर मारेगा। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो है ना काम चलता है। ठीक, चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। अभी भी हम लोग मेन चैप्टर में आए नहीं हैं, अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। ठीक, चलिए आगे है यौगिक किसे कहते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि यौगिक किसे कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक तत्व जब एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार बने नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। समझिएगा, यौगिक किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्व, जब 2 तत्व या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित भार के अनुपात में, जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में, याद रखिएगा, जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया करके, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया करके जब कोई नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इसे क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। ठीक है, यानी कि ये समझ लो कि यौगिक में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर के यौगिक बनता है। ठीक है, अगर एक ही तत्व, एक परमाणु एक होता है, हम लोग पढ़े ना परमाणु, परमाणु किसे कहते हैं, एक ही तत्व जब यौगिक एक ही प्रकार के तत्व मिलता है तो परमाणु का निर्माण होता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलता है, ठीक है, तो क्या होता है, यौगिक का निर्माण होता है। आगे है मिश्रण किसे कहते हैं। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयोग होता है जो रासायनिक रूप में नहीं किया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। मिश्रण किसे कहेंगे, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयोग होता है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयोग होगा जो रासायनिक रूप में नहीं किया जाता है। मिश्रण में क्या होता है, रासायनिक रूप में नहीं होगा। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। ठीक है, ये हम लोग का क्या था, बेसिक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, केमिस्ट्री का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हमने कर लिया था। ठीक है, अभी कर लिया। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 में। यहाँ तक हम लोग जितना भी किए वो सब क्या था, केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन था। आप उसमें कुछ नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ये बस अब तक जो भी किए वो थोड़ा सा जर्नल नॉलेज के लिए है कि आपको इतना कम से कम नॉलेज होना चाहिए केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं चैप्टर नंबर 1। देखिए चैप्टर नंबर 1 हम लोग का है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। फर्स्ट चैप्टर जो है केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का नाम है। तो सबसे यहाँ पहला जो प्रश्न बनता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। और याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, रासायनिक क्रिया कहेंगे। समझ में आ गया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक नया
एक या एक से अधिक, ठीक है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे क्या होता है, यहाँ एक पदार्थ मिल गया कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, एक पदार्थ है कैल्शियम कार्बोनेट, ये अभिक्रिया के दौरान क्या किया, दो नए पदार्थ का निर्माण किया, एक कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दो या दो से अधिक नए पदार्थ, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट अभिक्रिया के दौरान क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। उसी तरह से इसमें क्या हुआ, एक पदार्थ जो है ना अभिक्रिया के दौरान दो नए पदार्थ का निर्माण कर लिया, है ना, नए गुण वाला। उसी तरह से एक है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन का काम क्या है, किसी भी चीज़ को आग लगाने में हेल्प करना, ऑक्सीजन का भी काम क्या होता है, आग लगाने में हेल्प करना। अब उससे जो हमें अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया के दौरान जो बनाया है जल, तो इसका गुण जो है ना बिल्कुल अलग है ना, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, आग लगाने में हेल्प करता है, लेकिन ये जो जल है उसको बुझाने में काम करता है। तो जब दो पदार्थ मिल करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न बनता है यहाँ कि अभिकारक यानी रिएक्ट, ठीक है, अभिकारक किसे कहते हैं, तो अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थ को क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए यहाँ, तो यहाँ क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट भाग लिया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लिया, तो इस तीर के, ठीक है, इस तीर के इधर वाले पार्ट को क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, यहाँ एक तीर बना हुआ, तो इधर वाले को बोलेंगे अभिकारक, है ना, इसे कहेंगे अभिकारक, और इसे कहेंगे प्रतिफल, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ या जो तत्व भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहेंगे, और अभिक्रिया के दौरान जो हमें फल प्राप्त होता है इसे प्रतिफल कहेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ प्रश्न बनता है कि अभिकारक किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। प्रतिफल या उत्पाद किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बनने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक, यहाँ अभिकारक लिखा हुआ है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। यहाँ मिटा हुआ है, यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, अभिकारक कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर दीवार मार दिया जाए तो इधर क्या हुआ, ये दोनों कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, तो इसको बोलेंगे अभिकारक, ठीक है। तो अभिक्रिया के दौरान क्या बना, कैल्शियम और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल, तो इस सब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनाना, इसको बोलेंगे उत्पाद या प्रतिफल। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, याद रखिएगा, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के दौरान बनता है उसे प्रतिफल या उत्पाद कहेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ कि अभिकारक और उत्पाद को जब शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो क्या कहते हैं। जब अभिकारक और उत्पाद दोनों को शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, है ना। तो आंसर है, जब अभिकारक और उत्पाद को शब्दों के रूप में व्यक्त किया जाता है तो इसे क्या कहेंगे, शब्द समीकरण कहेंगे। जब अभिकारक और उत्पाद को शब्दों में व्यक्त करते हैं, शब्दों में व्यक्त करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण कहेंगे। तो याद रखिएगा, जब अभिकारक और उत्पाद को अगर हम शब्दों में व्यक्त करेंगे, शब्दों में मतलब लिख करके, ठीक है, जब हम उसे शब्दों में व्यक्त करेंगे तो उसे शब्द समीकरण कहेंगे, है ना। जब शब्दों में व्यक्त करेंगे तो शब्द समीकरण कहेंगे, जब सूत्र में व्यक्त करेंगे तो रासायनिक समीकरण व्यक्त कहेंगे, जब उसको वाक्य में व्यक्त करेंगे तो वाक्य समीकरण कहेंगे। तो याद रखिएगा, जब अभिकारक और उत्पाद दोनों को शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे शब्द समीकरण कहेंगे, जब रासायनिक और उत्पाद को वाक्य में व्यक्त करेंगे तो उसे वाक्य समीकरण कहेंगे, जब अभिकारक और उत्पाद को सूत्र में व्यक्त करेंगे तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, है ना। चलिए, रासायनिक, यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो हमने आपको बताया।
शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, अभिकारक और प्रतिफल को अगर हम शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे शब्द समीकरण कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद को जब हम वाक्य में व्यक्त करेंगे तो उसे वाक्य समीकरण कहेंगे, वाक्य अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। और जब उसे सूत्र में व्यक्त करेंगे तो रासायनिक समीकरण कहेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर समझिएगा, जैसे अगर हम रासायनिक अभिक्रिया को मैग्नीशियम ऑक्सीजन बराबर क्या हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमने क्या इसे व्यक्त किया, शब्दों में व्यक्त किया ना, तो इसे शब्द समीकरण कहेंगे, ठीक। उसी तरह से देखिए यहाँ क्या हुआ कि इसको हम क्या किए, सूत्र में व्यक्त किए ना, इसे रासायनिक समीकरण कहेंगे, है ना। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक समीकरण के प्रकार बताइए। देखिए रासायनिक जो समीकरण होता है ना, ये दो प्रकार का मिलता है। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा जो रासायनिक समीकरण होता है वो दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या, एक संतुलित, दूसरा असंतुलित। यानी रासायनिक समीकरण हमें दो रूप में मिलते हैं। एक समीकरण क्या होता है, संतुलित होता है, और दूसरा क्या होता है, असंतुलित होता है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम के लिए नहीं पूछेगा, बस ऐसे ही आपको याद रखना है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि रासायनिक के जो समीकरण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा दो प्रकार का, एक संतुलित और दूसरा असंतुलित। चलिए अब आगे प्रश्न एक बनता है कि जो संतुलित समीकरण होता है, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है, वह संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। संतुलित रासायनिक, फिर से एक बार देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने क्या लिया, सबसे पहले जैसे हमने लिया, पहले हाइड्रोजन लिया, फिर उसके बाद ऑक्सीजन लिया। तो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्सचर किया तो क्या बन गया, H2O बन गया, जल बन गया। अब देखिए इसको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ा, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और यहाँ भी हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ये संतुलित है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन का कितने परमाणु है, ठीक है, इसको हम बना करके दिखाते हैं। देखो ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया के दौरान क्या बनाया, H2O बनाया, ठीक है। अब देखिए इसे संतुलित करना है, संतुलित कैसे होगा, तो यहाँ देखिए कि हाइड्रोजन का क्या है, 2 परमाणु है, यहाँ भी हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, यानी कि हाइड्रोजन संतुलित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन का यहाँ 2 परमाणु है और यहाँ ऑक्सीजन का क्या है, कुछ नहीं है, एक ही परमाणु है। तो यहाँ ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, यहाँ एक ही परमाणु है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, तो 2 हमें कहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ 2 लगा दिए तो हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का 2 परमाणु इधर और 2 परमाणु इधर, 4 परमाणु हो गया। हाइड्रोजन का अगर इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड अगर 4 परमाणु है तो इधर भी 4 परमाणु होना चाहिए, तो इधर 2 ही परमाणु है, और क्या करेंगे, और भी 2 परमाणु लगा देंगे। इस तरह से क्या हुआ, हाइड्रोजन का 4 परमाणु, इधर भी हाइड्रोजन का 4 परमाणु, फिर ऑक्सीजन का इधर 2 परमाणु और ऑक्सीजन का इधर भी क्या हुआ, 2 परमाणु हुआ। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण को संतुलित हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा रासायनिक समीकरण रासायनिक संतुलन किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या अगर बराबर होता है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। दूसरा असंतुलित समीकरण होता है। असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल, ठीक है, जिसमें अभिकारक और प्रतिफल यानी उत्पाद, जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। याद रखिएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, वह रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होता है, बराबर नहीं होता है। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों के, याद रखिएगा वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होता है, ठीक है, तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ लिए है 2MgO, मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए कि
कि ऑक्सीजन का यहाँ क्या है, 2 परमाणु है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 परमाणु है, इधर 2 परमाणु है, इधर 1 परमाणु है। उसी तरह से देखिए मैग्नीशियम का यहाँ क्या है, 2 परमाणु है और यहाँ मैग्नीशियम का 1 परमाणु है। इसका मतलब ये जो समीकरण है ये संतुलित नहीं है, ठीक है। तो असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में प्रत्येक तत्व का जो परमाणु संख्या है वो बराबर नहीं है, उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण को कितने तरीकों से संतुलित किया जा सकता है। जो रासायनिक समीकरण है वो अगर संतुलित है तो ठीक है, अगर रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है तो उन्हें कितने तरीके से हम लोग संतुलित कर सकते हैं। तो याद रखिएगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के 2 तरीके हैं, पहला अनुमान विधि या तीर तुक्का विधि। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के 2 विधि, पहला अनुमान विधि या तीर तुक्का विधि और दूसरा बीजगणितीय विधि, है ना। एक अनुमान विधि या तुक्का विधि, दूसरा बीजगणितीय विधि। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के कितने विधि हैं, 2 विधि, एक तुक्का विधि मतलब अंदाजी, ठीक है, एक बीजगणितीय विधि मतलब गणितीय मेथड लगा करके, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए जो रासायनिक समीकरण है उसको हम लोग क्या करेंगे, अब संतुलित करेंगे। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए 2 विधि है, अनुमान विधि, ठीक है, यानी कि अंदाजी, ठीक है, दूसरा बीजगणितीय विधि। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो अनुमान विधि है, अनुमान विधि के आधार पर हमें रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करना है, ठीक। चलिए तो ये हमारे पास जो है ना एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के जल बनाया। ये देखिए ये असंतुलित है। कैसे असंतुलित है, तो यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन का 2 परमाणु है ना, इस तरफ हाइड्रोजन का क्या 2 परमाणु है, इस तरफ भी हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। चलिए ये ठीक है, ठीक, ये संतुलित है। अब ऑक्सीजन का देखिए यहाँ क्या 2 परमाणु है और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ परमाणु है ही नहीं। अब बोलोगे सर 2 है, तो ये तो 2 तो H के साथ है ना, यहाँ होना चाहिए 2, है तो नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर संतुलित नहीं है। अब देखिए इसको संतुलित करने के लिए क्या करना है, हमें क्या करना होगा इसको संतुलित करने के लिए। देखिए हाइड्रोजन का जैसे यहाँ 2 परमाणु है, यहाँ भी 2 परमाणु है, ये ठीक है, ठीक। अब ऑक्सीजन का देखना है, ऑक्सीजन का इधर क्या है 2 परमाणु है और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 परमाणु है। तो यहाँ इधर भी 2 परमाणु होना चाहिए ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का इधर जब 1 परमाणु है, इधर भी 2 परमाणु लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ 2 लगा दे, नहीं ये गलत हो जाता है, यहाँ आप नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ 2 लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 लगाएंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, तो हाइड्रोजन का इधर क्या हुआ 2 परमाणु हो गया और इधर भी हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का इधर 2 परमाणु हो गया, इधर भी 2 परमाणु हुआ। इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया लेकिन हाइड्रोजन असंतुलित हो गया। कैसे, तो यहाँ देखिए ना, हाइड्रोजन का यहाँ 2 परमाणु और यहाँ 2 परमाणु, कितना परमाणु हुआ 4 परमाणु। तो आप राइट हैंड एक तरफ लिखे हैं 4 परमाणु, तो इधर भी 4 परमाणु होना चाहिए ना, इसलिए हमें यहाँ क्या करना पड़ा 2 लगाना पड़ा। अब देखिए समीकरण संतुलित हो गया क्योंकि हाइड्रोजन का 4 परमाणु यहाँ भी है और यहाँ भी 4 परमाणु है, ऑक्सीजन के यहाँ 2 परमाणु है, यहाँ भी 2 परमाणु। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, अनुमान विधि द्वारा संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अब आगे बोला देखो और समझ में आएगा। देखो ये वाला समीकरण जो है ना संतुलित नहीं है क्योंकि यहाँ आयरन का 1 परमाणु है और यहाँ 3 परमाणु है। उसी तरह से हाइड्रोजन का यहाँ 2 परमाणु है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ये ठीक है। ऑक्सीजन का यहाँ 1 परमाणु है, यहाँ 4 परमाणु है। इसका मतलब ये जो समीकरण दिया हुआ ये संतुलित नहीं है। देखिए इसे संतुलित करेंगे, कैसे संतुलित करना है, तो यहाँ देखिए यहाँ आयरन का कितना है 3 परमाणु, तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो यहाँ हम लोग 3 लगा देंगे, ठीक है। अब उसी तरह से देखिए हाइड्रोजन का यहाँ 2 परमाणु, हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ये वाला ठीक है। चलिए अब देखिए ऑक्सीजन का यहाँ क्या है 1 परमाणु है और यहाँ 4 है, तो इधर अगर 4 परमाणु है तो इधर भी 4 लगाना होगा। 4 आप यहाँ नहीं लगा सकते, तो 4 इस तरह से यहाँ लगाना है, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ, ऑक्सीजन का 4 परमाणु, ऑक्सीजन 4 परमाणु, ये ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन का क्या है, इधर 2 परमाणु है और इधर 8 परमाणु है, 4 दूना 8, तो इसको भी 8 बनाने के लिए यहाँ क्या करना होगा 4 लिख देना होगा। इस तरह से क्या हुआ, जो आयरन है आयरन का 3 परमाणु इधर भी, 3 परमाणु इधर भी बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन का 4 दूना 8 परमाणु इधर, 8 परमाणु यहाँ, ऑक्सीजन का 4 परमाणु यहाँ और यहाँ भी 4 परमाणु। इस तरह से क्या हुआ, समीकरण संतुलित हो गया तुक्का विधि द्वारा, ठीक है। आइए और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब देखिए अगला समीकरण है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो ये असंतुलित है। अब कैसे असंतुलित है सर, देखिए असंतुलित इसलिए है, यहाँ देखिए मैग्नीशियम का 1 परमाणु, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी 1 परमाणु, ये भी ठीक है, ठीक। देखिए ऑक्सीजन का यहाँ क्या है 2 परमाणु है और इधर 1 परमाणु है।
इसका मतलब इधर भी क्या करना होगा, ऑक्सीजन का 2 परमाणु लेना होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। तो देखिए ऑक्सीजन का 2 परमाणु तो हो गया, लेकिन मैग्नीशियम का इधर 2 परमाणु हो गया, इधर 1 परमाणु है। तो इसको भी बैलेंस करने के लिए 2 लगा देना होगा। यानी कि क्या हुआ, 2 MgO यानी 2 मैग्नीशियम हुआ प्लस ऑक्सीजन हो गया प्लस 2 MgO हो गया, है ना। चलिए उसके बाद अगला है N2 यानी नाइट्रोजन, H2 मतलब हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना, नाइट्रो हाइड्रोक्साइड, है ना। चलिए अब देखिए ये क्या है, यहाँ N2 का 2 परमाणु है, यहाँ N का 1 ही परमाणु है, ये संतुलित नहीं है। तो इसे 2 लिख देंगे, अपने आप क्या हुआ, नाइट्रोजन का यहाँ 2 परमाणु है, नाइट्रोजन का यहाँ 2 परमाणु बराबर हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन का यहाँ 2 परमाणु है और हाइड्रोजन का यहाँ कितना परमाणु है, 3 दूना 6 परमाणु। यहाँ हाइड्रोजन का है 6 परमाणु, यहाँ 2 परमाणु है, तो इसको भी 6 के बराबर करना होगा। तो 2 को 3 से गुना कर देंगे। इधर भी हाइड्रोजन का 6 परमाणु हो गया, इधर भी 6 परमाणु हो गया, यहाँ भी नाइट्रोजन का 2 परमाणु हो गया, यहाँ भी नाइट्रोजन का 2 परमाणु है ना। नाइट्रोजन का 2 परमाणु इधर भी हाइड्रोजन का 6 परमाणु, इधर भी हाइड्रोजन का 2 6 परमाणु। इस तरह से ये भी संतुलित हो गया। चलिए अगला फिर से देखिए, इसमें आयरन है और ये H2O है, ठीक है। आयरन और जल मिल करके आयरन Fe3O4 और H2 बना। तो ये संतुलित नहीं है। क्यों नहीं है संतुलित, तो यहाँ आयरन का देखिए 1 ही परमाणु, यहाँ क्या आयरन का 3 परमाणु, यहाँ आयरन का 1 परमाणु और यहाँ 3 परमाणु, इसलिए ये संतुलित नहीं है, ठीक है। तो इसे संतुलित करने के लिए क्या करना होगा, अगर यहाँ 3 परमाणु है तो यहाँ भी हमें 3 परमाणु लगाना होगा, ठीक है। अब आयरन का क्या हुआ, इधर भी 3 परमाणु, इधर भी 3 परमाणु, यह संतुलित हो गया। उसी तरह से हाइड्रोजन का देखना है, वो तो आयरन का हो गया। हाइड्रोजन का देखिए यहाँ 2 परमाणु है और यहाँ भी 2 परमाणु, इसका मतलब हाइड्रोजन ठीक है, ठीक। ऑक्सीजन का देखते हैं, देखिए ऑक्सीजन का यहाँ क्या है, 1 परमाणु है और ऑक्सीजन का यहाँ 4 परमाणु है। अगर इधर 4 है तो इधर भी 4 करना होगा, तो लो ऑक्सीजन 4 परमाणु हो गया। जैसे ही ऑक्सीजन 4 परमाणु होगा ना, 4 परमाणु करने का चक्कर में क्या हुआ, हाइड्रोजन 4 दूना 8 हो गया। तो हाइड्रोजन इधर है आपका 8 परमाणु, इधर भी 8 होना चाहिए, तो इधर 2 है ना, इसको 4 से सूर्य गुना कर देंगे, यानी क्या बन गया 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2O, ये संतुलित हो गया, ठीक। चलिए उसके बाद देखिए अगला है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। अब देखिए ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का 2 परमाणु है और इधर 1 परमाणु है। तो इधर जब 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ 2 लगा दिया, ठीक है, ठीक। चलिए अब देखिए मैग्नीशियम का क्या हुआ, जैसे ही यहाँ 2 लगा दिए, मैग्नीशियम का 2 परमाणु हो गया। अगर मैग्नीशियम का इधर 2 परमाणु है तो इधर भी 2 परमाणु होना चाहिए, इस तरह से हमने यहाँ क्या लगा दिया, 2 लगाया। देखो 2 Mg हो गया, इधर भी 2 Mg हो गया। ऑक्सीजन का 2 परमाणु यहाँ भी ऑक्सीजन का 2 परमाणु, इस तरह से ये भी बैलेंस हो गया, ठीक। चलिए देखिए अगला है N2 और H2, ठीक है, NH3 बन गया। ये असंतुलित है क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन का क्या है, 2 परमाणु है और नाइट्रोजन का यहाँ 1 परमाणु है। यहाँ हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, यहाँ हाइड्रोजन का 3 परमाणु है। इस तरह से ये क्या है, बैलेंस में नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है कि नाइट्रोजन का 2 परमाणु है ना, यहाँ 2 लगा दो। तो नाइट्रोजन का 2 परमाणु इधर, नाइट्रोजन का 2 परमाणु इधर, ये बराबर हो गया, ठीक। हाइड्रोजन का देखो यहाँ क्या है, 2 परमाणु है और यहाँ हाइड्रोजन का 3 गुना 2 6 परमाणु, इधर हाइड्रोजन का 6 परमाणु है, इधर 2 परमाणु। तो जब हाइड्रोजन का इधर 6 परमाणु है तो इधर भी होना चाहिए 6, तो 2 दिया है ना, इसको 3 से सिर्फ गुना करेंगे। तो क्या हुआ, नाइट्रोजन N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2HN3, ठीक है। यह संतुलित से क्या हुआ, संतुलित हो गया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो अब तक हम लोग जो भी समीकरण संतुलित किए, ये इस तरह से 7 समीकरण हमने संतुलित किया तुक्का विधि से, यानी कि अंदाजी, ठीक है। तुक्का विधि से हमने क्या किया, समीकरण को संतुलित करने के लिए सीखा। अब हम समीकरण को क्या करेंगे, बीजगणितीय विधि से संतुलित करेंगे, ठीक है। देखिए बीजगणितीय विधि से समीकरण को किस प्रकार संतुलित किया था, तो समीकरण संतुलित करने का बीजगणितीय विधि से समीकरण किस प्रकार संतुलित करें। देखिए बीजगणितीय विधि से समीकरण संतुलित कैसे करेंगे। देखिए एक हमारे पास समीकरण है, असंतुलित समीकरण Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO2। यहाँ ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, इधर 1 परमाणु है, यहाँ मैग्नीशियम का 1 परमाणु है, यहाँ परमाणु, यानी मैग्नीशियम तो संतुलित में है, लेकिन ऑक्सीजन का देखिए यहाँ 2 परमाणु है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 परमाणु है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। अब इसको संतुलित कैसे करेंगे, देखिए अगर तुक्का विधि सॉल्व करते हैं ना,
तुक्का विधि से तुरंत हो जाता है, लेकिन ये अनुमान के आधार पर हमेशा आपका कन्फर्म नहीं आएगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गणितीय विधि का उपयोग करते हैं। गणितीय विधि से, बीजगणितीय विधि से हम क्या कर सकते हैं कि जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए, गणितीय विधि से संतुलित करने के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले ये जो mg है ना, इसको हम लोग a मान लेंगे, ठीक है, a मान लेंगे। अब उसके बाद दूसरा जो है ऑक्सीजन, इसको b मान लेंगे। इस तरह से जो तीसरा है उसको c मान लेंगे। ठीक, अब देखिए तीर के इस पार बात करें तो ये LHS, तीर के इस पार का बात करें तो ये RHS। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। देखिए हमारे पास तत्व क्या है, सबसे पहले मैग्नीशियम वाला तत्व है तो मैग्नीशियम लिखे हैं। उसके दूसरा तत्व क्या है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिख दिए हैं। ठीक, इसके अलावा और किस तीसरा तत्व है नहीं है, या मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन, और कोई तत्व नहीं। ठीक, देखिए इसमें क्या करना है कि मैग्नीशियम जैसे ले रहे हैं तो यहाँ देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ कि मैग्नीशियम ले रहे हैं तो मैग्नीशियम का यहाँ कितना परमाणु है, कुछ नहीं है तो एक है, 1 गुना A तो A, है ना। अब इधर देखिए मैग्नीशियम का यहाँ तो नाम नहीं है, हाँ यहाँ मैग्नीशियम है। तो यहाँ मैग्नीशियम जब है तो इसमें देखिए मैग्नीशियम का कितना परमाणु है, एक परमाणु, 1 गुना C तो C, तो LHS A बराबर RHS C। इसको हम लोग क्या किए, इक्वेशन 1 का नाम दे दिए। ठीक, उसी तरह से ऑक्सीजन का देखें, देखिए ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 2, 2 गुना B तो 2B, है ना। उसी तरह से ऑक्सीजन का आगे फिर बात करें, आगे ऑक्सीजन कुछ नहीं है तो एक है, 1 गुना C तो C। इसको हम लोग क्या किए, समीकरण नंबर 2 मान लिए। चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 हमें मालूम हो गया तो इसको मान लेंगे, माना कि A = 1, यानी कि जो A का वैल्यू है इसको हमेशा हर एक बीजगणितीय विधि से हल करने के लिए हमेशा क्या करना, समीकरण नंबर जो पहला होगा, ठीक है, हमेशा समीकरण को सॉल्व करने के लिए, बीजगणितीय विधि से समीकरण को सॉल्व करने के लिए क्या करना कि हमेशा A का मान 1 के बराबर मानना। ठीक है, चलिए A का मान 1 ले लिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, A बराबर C, तो A बराबर C। अगर A बराबर C कहने का मतलब ये हुआ कि A का मान अगर 1 तो C का भी मान कितना, 1। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखिए, समीकरण 1 का मान क्या, हमें क्या C का मान प्राप्त हो गया। इसे अब क्या करना है हमें, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या था, देखिए समीकरण 2 हम लोग निकाले थे यहाँ, 2B बराबर C, है ना। चलिए समीकरण 2 कहता है 2B बराबर C। देखिए 2B बराबर C मतलब 2B का मान, B का मान तो मालूम नहीं है इसलिए 2B ही रहने दिए। ठीक है, अब B का 2B बराबर C, अब 2 को क्या किए, बराबर के उस तरफ लेकर के चल गए, 2 को क्या किया, B को इस तरफ रहने दिए और C तो था ही, और ये जो 2 था बराबर की इस तरफ गुना में था, इधर आकर के भागा में, यानी कि B = C/2। B का मान जो है वो C/2 है और C का मान हम लोग अभी 1 निकाले तो 1/2। ठीक है, ये B का भी मान मालूम हो गया। अब इसी में क्या करना है कि मान को बैठा देना है, जैसे mg था, ठीक है, mg कितना निकला, mg को A माने थे ना, A का मान कितना निकला, 1 निकला, प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा तो क्या था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम लोग B माने थे और B का मान कितना निकला, 1/2, तो यहाँ लिख दिया हम लोग 1/2 लिख दिए हैं। ठीक, इस तरह से MgO को क्या माने थे, C माने थे, और C का मान हम लोग का कितना निकला था, 1 निकला, इसलिए यहाँ लिख दिए। अब देखिए इसको बैलेंस कैसे किए, देखिए बैलेंस इसको कैसे किए, तो बटे में क्या है, 2 है ना, तो हमें क्या करना है, सबको 2 से गुना करना है। अब इस वाले 1 को 2 से गुना करेंगे क्या होगा, 2 होगा mg प्लस, अब ये 1/2, ये जो 1/2 था इसको अगर हम 2 से गुना करेंगे, 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, = यहाँ 1 था, इसको जब हम 2 से गुना कर दिए तो 2 mg, 2 से सबको 2 से गुना कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का क्या हुआ कि जो बीजगणितीय विधि है, बीजगणितीय विधि से समीकरण सॉल्व हो गया। ठीक है, उसी तरह से और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बीजगणितीय विधि से हल करने के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार बैक वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से दूसरा एक क्वेश्चन है, इसको भी बीजगणितीय विधि से हल करना है। देखिए Na है यानी सोडियम और जल, तो ये बनता है सोडियम ऑक्साइड और जल। इसको क्या करना है, हमें बीजगणितीय विधि से
हल करना है। हल करना मतलब संतुलित करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो समीकरण दिया हुआ उसको इस तरह से उतार लेना है, ठीक। चलिए अब इसमें देखिए जो पहला वाला तत्व है यानी इसको क्या मानना है, ए मानना है, ठीक। जो पहला वाला तत्व दिया था इसको ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। जो पहला वाला तत्व है सोडियम का, इसको हम लोग क्या मान लिए, ए मान लिए। प्लस का साइन था, प्लस का साइन लिए। और जो दूसरा वाला तत्व है H2O, इसको हम लोग क्या मान लिए, जल मान लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो तीसरा वाला है सोडियम ऑक्साइड, इसको क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको क्या मान लिए, सी मान लिए। प्लस उसके बाद जो हाइड्रोजन है उसको डी मान लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, ए बी सी और डी में, यानी इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया और इसको डी मान लिया, ठीक है। चलिए यानी कि हमारे पास तत्व कितने प्रकार का, कितना तत्व है, एक सोडियम है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा ऑक्सीजन है, चौथा क्या है, चौथा और कुछ है नहीं। यानी कि हमारे पास 3 प्रकार का तत्व है इस अभिक्रिया में। कुल मिलाकर के 3 तत्व है। क्या क्या, एक नाइट्रोजन सोडियम, एक हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। इसके अलावा कुछ तो है नहीं, इधर भी है ना नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो एक तरफ लिखे हम लोग क्या किए, LHS और दूसरी तरफ RHS। अब इसमें तीनों तत्वों का नाम लिख दिए, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक। अब इसमें हमें क्या करना है कि ये देखना है कि सोडियम जो है ABC कहाँ पे नाम है। देखिए सोडियम का नाम यहाँ है, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है। एक को जब हम A से गुना करेंगे, समझिएगा इसको ध्यान से, सोडियम के बारे में, तो सोडियम का नाम देखिए यहाँ क्या है, 1 नंबर में सोडियम है। यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, 1 गुना A क्या होगा, A ही होगा, ठीक है। कैसे किए, सोडियम में कुछ नहीं है, 1 है, तो इस वाले 1 को हम क्या किए, इससे गुना कर दिए, 1 गुना A तो A, ठीक। उसके बाद B नंबर में सोडियम है, नहीं है। C नंबर में सोडियम है ना, देखिए यहाँ B में सोडियम का नाम नहीं था इसलिए छोड़ दिए। C में देखिए सोडियम है ना, यहाँ सोडियम है। तो यहाँ सोडियम जब है C में, तो सोडियम का कितना परमाणु है, कुछ दिया है, यहाँ नहीं दिया है, तो 1 है, 1 गुना C तो C, ठीक। अब इधर देखिए सोडियम का है, नहीं है, तो यानी कि सोडियम क्या निकला, A बराबर C। इसको हम लोग क्या किए, इक्वेशन नंबर 1 मान लिए, ठीक। अब उसके दूसरा तत्व को लिए, दूसरा तत्व हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। इसमें देखिए हाइड्रोजन का नाम है, A में नहीं है, छोड़ दो। B में देखिए हाइड्रोजन का नाम है, कितना है B में हाइड्रोजन का नाम, तो ध्यान दीजिए B में हाइड्रोजन कितना है, 2 गुना B इजुगल टू 2B, है ना। कैसे किए, 2 इंटू B, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या है, 2 है, 2 को B से गुना कर देंगे तो 2B होगा। अब इधर देखिए हाइड्रोजन का नाम, हाँ यहाँ है एक हाइड्रोजन। इसमें देखिए परमाणु संख्या कितना है, कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, तो ये क्या है, 1 है, 1 गुना C तो C ही होगा, ठीक है, C लिए, ठीक। और देखिए हाइड्रोजन का नाम यहाँ फिर से है ना, यहाँ हाइड्रोजन का नाम और एक बार है, 2 इंटू D तो 2D, है ना, यह इक्वेशन 2। उसके बाद हमारे पास तीसरा तत्व है O यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें देखिए A में ऑक्सीजन है, नहीं है, छोड़ दो। B में देखो ऑक्सीजन है, कितना है परमाणु इसका, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 परमाणु है, 1 गुना B इजुगल टू क्या होगा, B ही होगा, ठीक। अब इसमें C नंबर में देखिए हाइड्रोजन का नाम है ना, यहाँ है, कुछ नहीं है परमाणु मतलब 1 है, 1 गुना C क्या होगा, C ही होगा, ठीक, C। इधर देखिए और है ऑक्सीजन का, नहीं है, उल्टा हो गया, सॉरी, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 1 है, 1 गुना C, इधर और ऑक्सीजन नहीं है, तो इसको हम लोग क्या किए, इक्वेशन नंबर 3 मान लिए। इस तरह से इक्वेशन 1, 2 और 3, इक्वेशन 3 आ गया। अब देखिए इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि हमेशा ध्यान देना, हमेशा A का मान जो है ना 1 मान लेना, ठीक है। A का मान जैसे 1 मान लिए, अब इसको क्या करेंगे, इस 1 के वैल्यू को हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में बैठाना। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, A बराबर C, तो A बराबर C, है ना। चलिए A का मान तो हमें नहीं मालूम, ठीक है, सॉरी A का तो मान मालूम है, ठीक, इसको हम लोग सीधा कर लिए हैं। A का मान हमें मालूम क्या है, A का मान क्या मालूम है, 1, तो यानी कि C का मान कितना होगा, 1 के बराबर, इस तरह से लिख दिए चूँकि C बराबर 1। तो इस तरह से C का मान क्या हुआ, 1 का मान क्या है, A का मान A के बराबर है और A जो है ना C के बराबर है, तो A बराबर कितना हुआ, 1, ठीक। उसके बाद जैसे हमें C का मान निकल गया, अब इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में बैठाएंगे। देखिए समीकरण नंबर 2 में हमें नहीं बैठाना है, क्यों नहीं बैठाना समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में जो है ना कई गो मान अचर है, 2 गो मान अचर है। एक हमें क्या है, B का मान मालूम नहीं है, ठीक है, उसका D का मान मालूम नहीं है, तो 2 मान मालूम नहीं है ना, इसलिए हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 2 पहले सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 3 सॉल्व करना है, ठीक। चलिए समीकरण 3 में क्या है, B बराबर C। अभी हमने बताया कि C का मान कितना निकाला हम लोग, 1 निकाला,
ठीक है, सी का मान 1 निकालें तो बी का मान क्या होगा, बी सी के बराबर है और सी क्या है 1 के बराबर है, ठीक है। तो b बराबर c और c का मान क्या है 1 है, यानी b का भी मान क्या हुआ 1 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में क्या करना है, मान बैठाना है। देखिए समीकरण नंबर 2 क्या है, 2b बराबर c प्लस 2d, ठीक। तो 2b का मान नहीं मालूम तो 2b रहने दिए, माइनस c, देखिए c तो बराबर के उस तरफ था, इसको हम क्या किए इस तरफ कर दिए, ठीक है। क्यों इस तरफ किए, क्योंकि हमें d का मान चाहिए। तो 2b इस तरफ था, 2b इस तरफ था, इस तरफ रहने दिए, ठीक। c जो बराबर के उस तरफ था इसको इस तरफ लेकर के आ गए, इधर क्या रह गया 2d, ठीक। 2 इंटू देखिए b का मान क्या है 1 है तो 1 लग दिए, माइनस c का मान क्या है 1 है बराबर 2d। अब 2 गुना 1 क्या होगा 2 ही होगा, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देंगे, 1 है 1 लिखेंगे बराबर 2d। तो 1 यहाँ हो गया, इधर 2d हो गया, यानी कि d का मान क्या हुआ 1/2 हो गया, इसको जब सीधा कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से ए बी सी डी का मान आ गया, ठीक, ए बी सी और डी का मान आ गया। अब क्या करेंगे, इसका मान बैठाएंगे। देखिए हमारे पास समीकरण क्या था, यानी को ए माने था, यानी को क्या माने थे ए माने थे, और ए का मान कितना हुआ 1 हुआ, प्लस H2O को क्या माने थे बी माने थे और बी का मान 1 हुआ, इसलिए यहाँ भी 1 बैठा दिए हम लोग, ठीक है। यानी को क्या माने थे ए माने थे, ए का मान 1 इसलिए यहाँ 1 लिख दिए। H2O को क्या माने थे बी माने थे और बी का मान 1 आ गया, ठीक, 1 बैठा दिए। उसी तरह से NaOH को क्या माने थे सी माने थे, सी का मान 1 तो 1 बैठा दिए, प्लस H2 यानी कि इसको क्या माने थे डी माने थे, ठीक है, इस इधर वाले को डी माने थे और डी का मान 1/2 आया, 1/2 बैठा दिए। अब देखिए बटे में कितना है 2 है ना, इसमें आप समीकरण में देखिए कि बटे में कितना है 2 है, सबका बटे में 2 है। तो अब क्या करेंगे, सबको 2 से गुना कर देंगे, तो 1 को 2 से गुना कर दिए तो 2Na, प्लस 1 को 2 से गुना कर दिए तो 2H2O, प्लस 1 को 2 से गुना कर दिया 2NaOH, प्लस फिर ये जो 1/2 था इसको हम 2 से गुना कर दिए, कट गया 2, 1 बचा 1H2O। इस तरह से बीजगणितीय विधि से ये भी सॉल्व हो जाता। चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, बीजगणितीय विधि से कैसे हल करना है, ठीक। देखिए Fe यानी कि आयरन है और H2O यानी कि जल है, तो आयरन और जल, ठीक है, अभिक्रिया के दौरान क्या बना Fe3 और O4 प्लस H2, ठीक। इसको हमें क्या करना है, बीजगणितीय विधि से हल करना है। देखिए बीजगणितीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, समीकरण उतारना है, FeH2O = Fe3O4 प्लस H2। देखिए इसमें जो पहले वाले आयरन है इसको हमें A मान लेना है, दूसरा वाला जो पद है B मान लेना है, तीसरा वाला जो है इसे C मान लेना है और लास्ट वाला D मान लेना है, ठीक है। अब उसके बाद इतना करने के बाद एक तरफ लिखना LHS, दूसरा RHS, ठीक। अब देखिए इसमें कितने प्रकार का तत्व मिला है, Fe तो Fe लिख दिए, ठीक। उसके बाद H मिला, हाइड्रोजन मिला तो हाइड्रोजन लिख लिए, उसके बाद ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन लिख लिए, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। देखिए Fe मिला, ऑक्सीजन मिला और हाइड्रोजन मिला, यानी 3 ही प्रकार का तत्व है। इस अभिक्रिया में 3 ही प्रकार का तत्व भाग लिया है, ठीक। तो तीनों का हम लोग क्या किए, आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों को नोट कर लिए। अब इसमें देखिए सबसे पहले बात करते हैं आयरन का। तो इसमें देखिए समीकरण में आयरन का क्या है, कुछ नहीं है, परमाणु संख्या क्या है 1 है, 1 गुना A तो ये बराबर, उसके बाद B में देखिए इसमें है आयरन का नाम नहीं है, अब तीर के उस तरफ है यानी कि LHS नहीं है, RHS, तो RHS के लिए बराबर दी है। अब हमें देखना है कि RHS में Fe आयरन का मान क्या है 3 हुए है ना, इसमें आयरन का मान 3 है, 3 गुना C तो 3C। इसके बाद आयरन का नाम नहीं है तो इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक। उसी तरह से हाइड्रोजन को चेक करना है। देखिए हाइड्रोजन है, पहला A नंबर में हाइड्रोजन है, नहीं है, छोड़ दो। B नंबर में हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ है, कितना है तो 2 गुना B 2B, ठीक है, 2 इंटू B = 2B। अब इसमें देखिए C नंबर में हाइड्रोजन का नाम है, नहीं है। D नंबर में हाइड्रोजन है ना, है D नंबर में हाइड्रोजन है, कितना है 2 इंटू D तो 2D, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना, ठीक। अब उसी तरह से ऑक्सीजन को चेक करना है। तो A नंबर में ऑक्सीजन है, नहीं है। B नंबर में ऑक्सीजन है, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, 1 गुना B तो B, ठीक। C नंबर में ऑक्सीजन है ना, देखिए C नंबर में भी ऑक्सीजन है, कितना है 4 गुना C बराबर 4C, ठीक। और D नंबर में ऑक्सीजन नहीं है, छोड़ देंगे। इस तरह से हमें क्या हुआ, 3 समीकरण फिर से प्राप्त हुआ। अब इसमें से क्या करना है कि हमें
ए का मान 1 रखना। ठीक, ए का मान जैसे 1 हो गया तो इससे हम क्या करेंगे, ए का मान को समीकरण नंबर 1 में बैठाएंगे। समीकरण नंबर 1 है ए इज इक्वल टू 3c, तो ए इज इक्वल टू 3c। ठीक, अब 3 जो है ना बराबर के उस तरफ है, इसको क्या करना है, इस तरफ लेकर के आना है, तो 9/3। ठीक, इज इक्वल टू c। ठीक, चलिए उसके बाद 9/3 आ गया ना। देखिए हमें क्या करना है कि ए का मान मालूम है कितना, 1, और 3 बटे में है, 3 बटे में ना आ गया, यानी सी का मान क्या हुआ, 1/3 हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है कि इसे हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 2 को छोड़ देंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 अगर हम लेते हैं, इक्वेशन अगर 2 लेते हैं तो इक्वेशन 2 में देखिए इसमें बी का भी मान नहीं मालूम है और डी का भी मान नहीं मालूम है, इसलिए इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि दोनों में से किसी एक का मान मालूम होना चाहिए। इसलिए इक्वेशन नंबर 2 को अभी नहीं करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में मान बैठा देंगे पहले। देखिए इक्वेशन नंबर 2 है b इज इक्वल टू 4c, तो b का मान तो नहीं मालूम, 4 इंटू सी का मान 1/3। ठीक है, तो 1 गुना 4 गुना 3 तो 4/3, b का भी मान मालूम हो गया। अब इसमें बात क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में इसका मान बैठाएंगे। समीकरण नंबर 2 है 2b इज इक्वल टू 2d, तो 2 इंटू बी का मान देखिए 4/3 निकाले बराबर 2d, तो d का मान कितना होगा, ये कितना हुआ, 4 दूना 8/3, और 2 इधर जो गुना में था इधर भगा में आ गया। ठीक है, इस तरह से इसको बैलेंस करने पर कितना आ गया, इस तरह से इसको अगर जब हम बैलेंस करते हैं, ठीक है, काटते हैं तो कितना होगा, 8/6 है ना, 8/6, इसको बैलेंस करने पर 4/3। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए हमें समीकरण क्या दिया हुआ था, Fe को ए माने थे, ए का मान 1, H2O को बी माने थे, बी का मान 4/3, उसके बाद FeO3 को सी माने थे, सी का मान 1/3, H2 को डी माने थे, डी का मान 4/3। ठीक, अब बटे में देखिए, बटे में इसका 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, तो हमें क्या करना है, बटे में 3 3 है ना, 3 3 3, इन तीनों का एलसीएम लेना है, क्या होगा, 3 ही होगा। 3 से अब सबको गुना कर देंगे, तो इसको अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो 3 Fe, इसको 4 अगर 3 को हम 3 से गुना करेंगे, 3 3 कैंसिल, सिर्फ 4 बचेगा, तो 4 H2O। उसके बाद यहाँ क्या है, 1/3 है, यहाँ 1/3 है, 1/3 को अगर हम 3 से गुना करेंगे, 3 3 कैंसिल, तो 1 बचेगा, एक Fe3O4। उसी तरह से यहाँ क्या है, 4/3 है, तो 4/3 को जब हम 3 से गुना कर देंगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, 4 H2O। तो इस तरह से बीजगणित विधि से इसको भी हमने हल कर लिया। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने के कारण यहीं तक आज का क्लास रोक देते हैं। ठीक है, इससे आगे का जो भी क्वेश्चन होता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको पूरा सिलेबस मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।